नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी कोलकाता 1992 उसी पेज में मिलेगा आपको। राजस्थान आपको देखिएगा, ठीक है ना। तो आज शुरुआत करते हैं। आशा है आप लोग कल वाला बढ़िया से वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसको नोट किए होंगे। आइए, दिया हुआ आप लोग को कि हर्ष का राज कवि बाण भट्ट था। कि हर्ष का राज कवि कौन था? बाण भट्ट। तो पहले समझेंगे हर्ष के बारे में। तो एक आप इतिहास में पढ़िएगा तो पुष्प भूति वंश आवेगा, भूति या वर्धन वंश, वर्धन वंश है ना। इसका जो संस्थापक जो था, नाम ही से पता चल रहा है, पुष्प भूति। इसका संस्थापक था पुष्प भूति, सॉरी। देखिए, राजधानी जो बनाया था, थानेश्वर बनाया था। ये हरियाणा में पड़ता है। इसी का दो पुत्र और एक पुत्री थे। इस पुष्प भीति का दो पुत्र है और एक पुत्री है, एक पुत्री। थोड़ा सा जानकारी लेना होगा। एक है राजवर्धन और एक था हर्षवर्धन है ना। अब इसी से निकलेगा प्रश्न पूरा। और इसका पुत्री का नाम है राजश्री। तो होता यह है कि जब राजवर्धन का हत्या हो जाती है, गौंड नमक किया था, तो ये राजवर्धन का जब हत्या हो जाती है, इसकी जब हत्या हो जाती है, तो ये 16 वर्ष की अवस्था में 606 एडी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। इसकी बहन थी। अब थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में समझिएगा। तो हर्षवर्धन किस वंश का था? तो वर्धन वन या पुष्प भूति वंश का था। तो हर्षवर्धन, देखिए इसकी थोड़ी सी उपाधि समझिएगा। कुछ उपाधि इसको दिया जाता है, जैसे बोलेगा कि शिलादित्य किसे बोला जाता है? दित्य की उपाधि किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। और दूसरा देखिएगा, परम भट्टारक की उपाधि किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। अब देखिए, ये अपने आप में बहुत विद्वान भी था। ये 3 रचना किया है, 3 रचनाएं किया। इसका रचनाएं का नाम भी थोड़ा सा याद रखिएगा। एक लिख लीजिएगा, रत्नावली, एक है रत्नावली, और दूसरा आपको मिल जाएगा प्रियदर्शिका। ये बहुत ही फेमस रचना है, प्रियदर्शिका। और एक आप लोग को मिलेगा नागानंद। देखिए, अब इसमें हर्ष के बारे में इतना जानना होगा कि किस वंश के बाद था? तो वर्धन वंश का था। संस्थापक इसका कौन है भाई? पुष्प भूति था। राजधानी कहाँ बनाया था? थानेश्वर बनाया था। इसका 2 पुत्र था, एक राजवर्धन था, एक हर्षवर्धन था। जब इसकी हत्या हो जाती है तो गद्दी पर बैठता है हर्षवर्धन, ठीक है ना। और हर्षवर्धन को क्या बोलते हैं? तो शिलादित्य बोलते हैं। परम भट्टारक की उपाधि किसको बोलते हैं भाई? तो हर्षवर्धन को। इसकी 3 रचना है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और एक नागानंद। अब इसमें नागानंद है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि इसके शासन काल में ह्वेनसांग आया था। देखिए, फाहियान कहेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय वाला में है, ठीक है ना। लेकिन ह्वेनसांग कहेगा तो हर्षवर्धन के शासन काल में है। तो कैसे याद रखेंगे? हर्ष से हर्षवर्धन और हर्ष से ह्वेनसांग, हर्ष से हर्षवर्धन और हर्ष से ह्वेनसांग, ठीक है। अब इसी का राज कवि था बाण भट्ट। अब इस बाण भट्ट को थोड़ा सा समझते हैं। बाण भट्ट तो किसका राज कवि था भाई? तो हर्ष का राज कवि था। हर्ष का राज कवि था। अब इसकी भी रचना है,
इसकी भी दो रचना है, एक हर्षचरित और एक है कादम्बरी। अब बताइए, अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई, ये हर्ष के दरबार पे रह रहा है तो हर्षे के बारे में लिखेगा ना, तो इसे हर्षचरित है। एक क्या है, कादम्बरी है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर किया था, ठीक है ना। अब इसको हम लोग समझेंगे, हाइड्रोजन बम को समझेंगे थोड़ा सा। देखिए इससे और प्रश्न बनने का चांस है। हाइड्रोजन बम है ना, तो ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। इसका जो सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर काम करता है, देखिए नाभिकीय बोलिएगा संलयन। जो प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, इसको हम थोड़ा कमेंट के माध्यम से उत्तर देंगे। तो सिद्धांत क्या है, नाभिकीय संलयन। लेकिन इसमें भी दो तरह का होता है, एक नियंत्रित होता है, एक अनियंत्रित होता है। तो ये अनियंत्रित होगा, नाभिकीय संलयन में भी अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। एक बार हाइड्रोजन बम किसी पर फेंक दीजिएगा तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए बोलते हैं इसको कि क्या है भाई, अनियंत्रित है। अब इस नाभिकीय संलयन पर ही सूर्य है और तारे में जो अभिक्रिया होती है इसे नाभिकीय संलयन भी होती है। तो तारों में अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया होता है, तो नाभिकीय संलयन ही होता है, नाभिकीय संलयन भी होता है। अब देखिए अगर हाइड्रोजन बम आ गया है तो थोड़ा सा एक परमाणु बम भी देख लीजिए, परमाणु बम। अब परमाणु बम का खोज कौन किया था, पहले इसको समझिए। तो एक नाम का था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये खोज करता है। ये अमेरिका के थे, कहे कि अमेरिका शुरू यही परमाणु बम बनाता है। इनको फादर बोलते हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अब ये सिद्धांत इसका क्या है देखिएगा, सिद्धांत ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर। अब इसमें भी होता है नियंत्रित की अनियंत्रित, तो ये भी अनियंत्रित होता है भाई। एक बार परमाणु बम फेंक दीजिए, जैसे हिरोशिमा पर गिरा था, नागासाकी पर गिरा था, तब लोग फेंक दिया उसको अमेरिका, तो क्या उसको नियंत्रित कर लिया, नहीं। तो ये है क्या, अनियंत्रित पर है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अब एक और है यहां से, एक होता है परमाणु रिएक्टर है ना। तो परमाणु रिएक्टर का जो खोज किया था एनरिको फर्मी किया था। क्या किया था, एनरिको फर्मी, ये सब नाम तो याद होना चाहिए आपको। अब देखिए ये जो काम करता है इन्हीं विखंडन पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर, लेकिन इसमें भी नियंत्रण वाला विखंडन है। तो ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अब देखिए अगर इसमें जो है हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, इससे विद्युत का उत्पादन होता है। तो नियंत्रित में, अब नियंत्रित करने के लिए इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि बोरॉन और कैडमियम का क्षण का प्रयोग करके हम लोग इसको नियंत्रित करते हैं नाभिकीय परमाणु रिएक्टर में। तो इतना चीज याद रखिएगा कि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कैसे वाले याद कैसे करेंगे भाई, परमाणु बम गिरे तब पूरा खंड होगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। नाभिकीय संलयन वो हो गया हाइड्रोजन बम, और इसमें कौन है, तारों में अभिक्रिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर देखिए, दूसरा प्रश्न है कि 20वें स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ पर 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं भाई, तो देखिए 20वें स्वास्थ्य, WHO का नाम सुने होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 20वें स्वास्थ्य संगठन, 20वें स्वास्थ्य संगठन के नाम सुने होंगे। तो इसका जो गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा,
हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? जिनेवा में। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये क्या काम करता है? तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो बीमारियां आती है तो उसको समाप्त करने में सहायक होता है। मतलब नया नया दवाई का नियम कानून बनाता है पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन। अभी कुछ दिवस वाली बात आया है, तो 2-4 वो दिवस जैसे अभी चल रहा है सितंबर, अभी सितंबर है ना, है हाँ, सितंबर अक्टूबर, सितंबर है। तो सितंबर में कुछ दिवस मना है, जैसे 5 सितंबर तो आप लोग जानते होंगे, टीचर डे। देखिए 5 सितंबर को जैसे टीचर डे मनाते हैं, टीचर डे है ना। अब 5 अक्टूबर एक और आता है, तो इंटरनेशनल टीचर डे होगा, इंटरनेशनल टीचर डे होगा। अब और समझिएगा, जैसे अभी हाल ही में हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए, हिंदी दिवस, ये राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस होती है, लेकिन आपको विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। अच्छा और देख लीजिएगा, अभी 16 सितंबर गया विश्व ओजोन दिवस, ओजोन ओजोन दिवस मनाते। और एक लास्ट है 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। अच्छा 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं? तो एक यहां पर रखिएगा याद कि 16 सितंबर 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ देता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन से है। अच्छा एक और है क्योटो प्रोटोकॉल है, ये ग्लोबल वार्मिंग से है। पेरिस समझौता भी ग्लोबल वार्मिंग से है, तो इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों द्वारा चलाया गया था, उसको आप देखते जाइएगा स्पीडी में, ठीक है ना। तो यूनानी द्वारा, तो पहले तो समझे कि यूनानी आए तो कैसे आए, कैसे गए, ये सब थोड़ा सा बेसिक जानकारी हुआ। थोड़ा सा देखिएगा, पहले लिखे कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण का क्रम है ना। देखिएगा सबसे पहले भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ था से हिंद यूनानियों द्वारा हुआ था, हिंद यूनानियों द्वारा हुआ था। इसके बाद यूनानियों द्वारा हुआ था, इसके बाद आए थे शक आए, इसके बाद पहलव आए, पल्लव नहीं पहलव, इसके बाद कुषाण आए, कुषाण। आप लोग कुषाण के बारे में जानते होंगे, वही कुजुलकटफिसेस संस्थापक था, और इसी का महान शासक हुआ कनिष्ठ, इसी का महान शासक कनिष्ठ, जो चौथी बौद्ध संगीति करवाया था। अब देखिएगा हिंद यूनानियों ने ही पहली बार जब भारत में आए थे, आक्रमण किए थे, तो इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलाए। अब यहां से एक सवाल बनता है कि इसका प्रतापी राजा कौन था, है ना। प्रतापी राजा, तो आप लोग सुने होंगे मिनांडर, मिनांडर का नाम सुने होंगे आप लोग। मिनांडर सबसे प्रतापी राजा था इस वंश का। ये मिनांडर जो था, और देखिएगा मिनांडर बौद्ध शिक्षा लेता है, किससे भाई? तो एक नागसेन नामक व्यक्ति से लगता है, नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से लेता है, बौद्ध भिक्षु से लेता है। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये नागसेन से तो बौद्ध शिक्षा ले लिया, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ले लिया,
तो ये मिनांडर और नागसेन के बीच जो भी वार्तालाप हुआ था, मतलब दोनों में डिस्कस हुआ था क्या 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 नहीं हुआ, तो ये दोनों के बीच जो वार्तालाप का एक किताब उपलब्ध है, मिलिंद मिलिंद पनाहो, इसका नाम है मिलिंद पनाहो। तो मिनांडर और नागसेन की किताब का नाम है मिलिंद पनाहो, डिस्कस वाला मामला था। तो इसमें इतना आप लोग याद रखिएगा, इसका प्रतापी मिनांडर था, नागसेन से शिक्षा लिया और मिलिंद पनाहो था। अब आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ गया, देखिए इसको संस्थापक कौन था थोड़ा समझेंगे। राष्ट्रीय सबको दिखाई दे रहा होगा कांग्रेस, ऐसे देखिए शुरू वाला इसका नाम था संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसको चेंज करते हैं दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इनको नाम मतलब नया पड़ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ जाता है। देखिए इसका संस्थापक आपको याद होना चाहिए, संस्थापक तो आप लोग सुने होंगे AOU, है ना। स्थापना कब हुआ था? स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 हुआ था, 1985 तो हाल के बात हो जाएगा। अब देखिएगा, इसका प्रथम अधिवेशन होना था पुणे में, लेकिन वहां पर माना जाता है कि प्लेग फैल गया था, तो प्लेग फैलने के कारण इसका अधिवेशन बंबई में हुआ। तो प्रथम अधिवेशन होना था इससे पुणे में, लेकिन यहाँ पर प्लेग फैल जाता है इसलिए बॉम्बे में हुआ। अब बॉम्बे में भी एक जगह है, इसका स्थान का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इसका नाम ऐसे याद रखिएगा, तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अच्छा, एक चीज और है कि इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, कितने टोटल प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे और सबसे ज्यादा बॉम्बे के ही लोग यहाँ पर गए थे, ठीक है ना, कोलकाता वाले कम गए थे। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि भाई प्रथम अध्यक्ष कौन था, कि भाई कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था तो WC बनर्जी, साथ में बोलिएगा WC बनर्जी, कमेंट कीजिएगा जो नहीं समझ में आ रहा होगा बता देंगे। तो WC बनर्जी, इसके बारे में और थोड़ा सा समझते हैं, इसको थोड़ा सा नोट कीजिए आप लोग। चलिए और समझते हैं कांग्रेस के बारे में। देखिए और क्या चीज जानना चाहिए आपको, कहेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, आपको ये पता होना चाहिए, अभी तो पढ़ लिए हम लोग। फिर दूसरा प्रथम, ये प्रथम ऐसे शब्द रहे कॉमा, यहां पर पारसी अध्यक्ष, इसका नाम पता होना चाहिए। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ये अंग्रेज कब बना था। प्रथम, अब यहां पर लगा रहे हैं भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। दूसरा केवल कह देगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष। और एक चीज और है, प्रथम सबसे युवा अध्यक्ष। और एक चीज और रख सकते हैं, महात्मा गांधी की अध्यक्षता कब किया गया था। अब कांग्रेस में फुट भी याद रख सकते हैं, कांग्रेस में ये सब आता है सवाल, फुट, और कांग्रेस में फुट, और फिर कांग्रेस का पुनः मिलन। देखिए इतना पॉइंट आपको थोड़ा बनना चाहिए, ठीक है। तो मुस्लिम अध्यक्ष बोलेगा तभी देख लिए बदरुद्दीन तैयब जी, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। पारसी जो है से दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, इसी को ओल्ड मैन भी बोलते हैं।
अब देखिए अंग्रेज बोलेगा, अंग्रेज तो जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, ऐसे भी नाम इसको, यूले, फूले, जॉर्ज, तो ऐसा और किसका नाम रहेगा। और भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय लगा देगा तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ये कानपुर में बनी थी जब 1925 का हो रहा था। अगर केवल महिला अध्यक्ष बोलेगा तो आप एनी बेसेंट को मारिएगा, एनी बेसेंट, है ना, ये भारतीय नहीं थे। और युवा में कहेगा तो अबुल कलाम आजाद, है ना, आजाद। महात्मा गांधी का अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन किए थे बेलगांव का, कर्नाटक में ये पड़ता है बेलगांव, 1924 में। और कांग्रेस में फूट पड़ जाता है 1907 में, रास बिहारी बोस इनकी अध्यक्षता करते हैं। 1907 में पूरा माराम पिटी होता है, गरम दल और नरम दल वाले, और फूट जाता है। और फिर 16 मतलब 9 साल बाद गरम दल वाले और नरम दल वाले फिर से मिल जाते हैं 1916 में। ये लखनऊ का अधिवेशन होता है, लखनऊ का अधिवेशन, अधिवेशन में पुनः मिल जाते हैं। तो इसमें हम लोग समझे संस्थापक के नाम A.M. ह्यूम, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था ये रिटायर अंग्रेज अधिकारी था, इसे शिमला का संत भी बोला जाता है ये A.M. ह्यूम को। तो इसमें आप लोग इतना कम से कम याद रखिए। एक चीज और याद रखिएगा, महात्मा गांधी बोले थे कि आजादी के बाद कांग्रेस को नष्ट कर दिया जाए। मतलब जब आजाद हम लोग हो गए थे तो बोलते थे भाई कि आप कांग्रेस का जो काम था, जिस उद्देश्य से गठन किया था, गठन किया गया था, वो उद्देश्य पूरा हो गया, इसलिए कांग्रेस को क्या कर दिया जाए, नष्ट किया जाए। आज देखिए वो नष्ट नहीं किया, आज अपने धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। लेकिन तब तक ठीक है, हम लोग राजनीति पर बात नहीं करेंगे, चलिए आगे चलिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। आप लोग मिलाते भी चलिए, ना भी मिलाएगा तो लिखिए जरूर आप लोग। देखिए सबसे पहले तो समझेंगे हड़प नीति। इसको हड़प नीति के जगह अलग अलग नाम भी प्रयोग कर सकता है। इंग्लिश में एक डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी लिखता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत कौन लाया था भाई, कौन लाया था, तो डलहौजी द्वारा लाया था। अच्छा, इस नीति के तहत क्या होता था कि जिस राजा या रानी के पास उत्तराधिकारी नहीं हुआ करते थे, मतलब नहीं होते थे उत्तराधिकारी, तो उसको हड़प लिया जाता था राज को। किसके द्वारा, तो ये अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता था। अब यहां से एक सवाल आपको है कि भाई ये हड़प नीति के तहत सबसे पहले कौन राज स्वीकार हुआ था, तो आपको ये याद रहना चाहिए। देखिए अब हड़प, आप लिखिएगा हड़प नीति के तहत, ऐसा बड़ी सलाह हुआ है, तहत प्रथम राज शिकार, कौन ऐसा राज था जो शिकार हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1848 में ये प्रथम राज था जो हड़प नीति का शिकार हुआ था। मतलब पहले इसी पर अटैक किया गया था, ठीक है ना। और भी था, झांसी सब था, लेकिन यहाँ प्रथम राज जरूर याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा डलहौजी की बात आया है, डलहौजी, है ना। तो डलहौजी का जो कार्यकाल था 1848 से 1856 तक था, ठीक है ना। अब देखिए 1848 में जैसे ही बना ये हड़प नीति लाया, 1848 में क्या लाया, हड़प नीति लाता है। 1852 में लाता है इनाम कमीशन। ये कमीशन क्या करता था भाई कि जागीर होता था, जो भी जमीन होता था उसको हड़प करना, उसको क्या करना भाई, हड़प करना। इसके बाद आपको देखिएगा 1854 में मोस्ट इंपोर्टेंट आपको आया है वुड डिस्पैच नीति। ये किससे संबंधित था, तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछता है, वुड डिस्पैच नीति किससे संबंधित है, बोलिएगा, शिक्षा से था। किससे था, शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा से। अब यही आप जानते हैं कि 16 अप्रैल 1853 में रेलवे का शुरुआत करवाता है, रेलवे का शुरुआत
यही करवाता है। मुंबई से थाने के बीच बताए थे, मुंबई से। देखिए अभी अगर रट लीजिएगा पूरा तो आगे जो भी प्रश्न आएगा एकदम कम देखना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा फिर बतावेंगे। मुंबई से थाने के बीच ये चला था 34 किलोमीटर। इसका नाम क्या था भाई? मतलब कि रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी अगर दिखाई नहीं तो लिख लीजिएगा अपने, ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी मतलब ब्लैक मतलब काला भी है और ब्यूटी भी है। इसमें 4 थी था बोगी था, ठीक है ना। अब उधर आते हैं प्रश्न हम लोग, कह रहा है कि आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। हाँ, आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत। देखिए अब इसको कई तरह से प्रश्न पूछता है। एक तो आर्थिक अपक्षय की जगह आपको देगा धन निकासी का सिद्धांत, धन निकासी का सिद्धांत, वही बोलेंगे दादा भाई नौरोजी। या आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत, आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत, इसको भी बोलेंगे कौन दिया भाई? दादा भाई नौरोजी। अब ये देखिए समझ जाइए कि ये आर्थिक मतलब अपक्षय का सिद्धांत क्या है, दादा थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक जो थे दादा भाई नौरोजी जो है से एक पुस्तक लिखते हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक इनका एक बुक है बड़ी फेमस, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी पुस्तक में प्रथम बार दादा भाई नौरोजी धन निकासी का सिद्धांत देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से यहाँ से अंग्रेज भारत का धन ले जा रहे हैं, कहा भाई? ब्रिटेन ले जाते हैं। देखिए जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वो अंग्रेजों का ही गुलाम थे, हम लोग तुगलक वंश, सैयद वंश, ये सब का गुलाम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते भाई? कहे कि भाई यहीं पर रहे और यहीं पर पैसा खर्चा करते थे, कहीं विदेश भेजते नहीं थे। अंग्रेज जो था ना से यहाँ से पैसा लेता था, मतलब कमाता था, सब बुढ़िया बिस्तर लेके चल देता हो वहां, ठीक है, जितना सोना चांदी था सब लेके चल गया। तो इसको सबसे पहले जो बताए थे दादा भाई नौरोजी, धन निकासी। आप लोग देखे होंगे राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम गणना भी यही करते हैं दादा भाई नौरोजी, इसी में बताते हैं सब। अब थोड़ा सा इसके बाद आ रहा है दादा भाई नौरोजी के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, धन निकासी कंप्लीट हो गया। दादा भाई नौरोजी है ना, नौरोजी। अभी हम लोग पढ़े कि ये कांग्रेस का पारसी अध्यक्ष थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष। अच्छा अब यहाँ से एक सवाल और आता है दादा भाई नौरोजी से कि बायोब्रिद के नाम से किसे जाना जाता है? बायोब्रिद, तो दादा भाई नौरोजी। या भारत का पितामह मतलब भारत, या ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या कुछ भी दे सकता, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अच्छा इसके बारे में और थोड़ा समझिएगा, ये पारसी अध्यक्ष थे भाई, पहली बार पारसी अध्यक्ष लिखा दिए, पारसी अध्यक्ष, ये कांग्रेस का। अच्छा इनका समाचार पत्र था, कुछ समाचार पत्र तो समाचार पत्र का नाम था राष्ट्र राप्त गुप्तार। फारसी थे ना, तो राप्त गुप्तार था। अब इनका एक संस्था था रहनुमाई मजदयासन रहनुमाई मजदयासन। ये 1851 में बंबई में बनाए थे। देखिए अब इसमें क्या याद कीजिएगा भाई? धन निकासी का सिद्धांत कौन दिए? बोलिएगा दादा भाई नौरोजी। या क्षय का सिद्धांत कौन दिए? वो किताब क्या है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और सवाल क्या बन सकता है? बायोब्रिद किसे बोलते हैं? भारत का पितामह किसे कहते हैं? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? पारसी अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के दिए थे, बोलो। समाचार पत्र इनका नाम क्या था? राप्त गुप्तार। संस्था क्या था? रहनुमाई मजदयासन। ये 1851 में बनी थी, बॉम्बे में इसका था। आगे चलिए हम लोग।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोग को मनोनीत करता है ना, मतलब नियुक्त करता है। अब थोड़ा सा समझिएगा राज्यसभा क्या है, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा समझेंगे। 12 लोग हैं, थोड़ा सा सब कोऑपरेशन करते हैं। पहले तो संसद के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। संसद के 3 भाग होता है, एक लोकसभा, इसको निम्न सभा भी बोलते हैं, और एक राज्यसभा, है ना, और ऊपर है राष्ट्रपति, ये भी होता है राष्ट्रपति। अब देखिए इसका जो बंडल मिलता है इसे 79 मिलता है, इसका 80 में मिलता है, और इसको 81 मिलता है। मतलब अनुच्छेद 79 में एक भारत के लिए संसद होगा, 80 में राज्यसभा होगा, 81 में, और राष्ट्रपति के लिए 52, राष्ट्रपति के लिए 52। अब समझिएगा तो राष्ट्रपति जो है से लोकसभा में 2 लोग को नियुक्त करता है भाई, मनोनीत करता है। इसको नाम बोलते हैं आंग्ल इंडियन, आंग्ल इंडियन मतलब अंग्रेज और इंडियन से, मतलब अंग्रेज और इंडियन वाले लोग से, मतलब ऐसे समझिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेज है और कोई इंडिया के व्यक्ति है, दोनों शादी किया, तो उसका जो बाल बच्चा जो कहलाएगा से क्या कहलाएगा, आंग्ल इंडियन कहलाएगा। तो कई लोग का नियुक्ति करता है भाई, तो 2 लोग की। ये आर्टिकल कितने के तहत, अगर आर्टिकल याद रखें तो 331 के तहत। और राज्यसभा में 12 लोग को करता है, जो कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, मतलब वो होता है उसको साहित्य के क्षेत्र में। इसका भी आर्टिकल है 80 के 1 के क। तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 गो, राज्यसभा में 12 गो। कुल अगर पूछ दे कितना तो 14, कुल कितना 14। अगर खाली ऐसे प्रश्न आवे कि राष्ट्रपति संसद में नियुक्त मनोनीत करता है, तो संसद के बात आ गया तो 12 गो इसमें और 2 गो, तो 14 गो हो जाएगा। स्पेशल अगर लोकसभा में बोलेगा 2 गो, राज्यसभा में कहेगा तो ऐसे। अब थोड़ी सी राष्ट्रपति के बारे में समझिए। देखिए तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में बोला गया है। कुछ इनसे संबंधी आर्टिकल याद रखिएगा, जैसे 72 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 123 बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 61 ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हाँ 72 हो गया, 123 हो गया, इतना। अच्छा 72 को क्षमादान, क्षमादान की शक्ति प्रदान है इनको, कि भाई मृत्युदंड को ये माफ कर दे। ये अध्यादेश, अध्यादेश, अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत लाते हैं, अध्यादेश, अध्यादेश। तो 123 1 2 3 अध्यादेश इतना। इसमें महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग चलाना। तो अब देखिए यहीं से एक सवाल और बनता है, 72 में क्षमादान हुआ, इतना इतना हो गया। महाभियोग चलाना होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। अब बताइए मनोनीत सदस्य अगर भाग भी लेगा तो फिक्स है। अगर मान लीजिए 2 के हम लोग राष्ट्रपति नियुक्त किया है, 12 के राष्ट्रपति, तो उसको वोट तो वही ना डालेगा, मतलब उसी को ना डालेगा भाई अगर नियुक्त किया है तो। इसलिए सबको हम लोग नहीं लेते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, जो चुन के जाते हैं, वो सब भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर है क्या, कि सुंडा जल डमरू मत जावा और सुमात्रा के बीच है, भले दिया हुआ है सुंडा। अब देखिए 2 तरह से, एक चैनल होती है, एक डमरू मत होती है, स्ट्रेट होती है। तो चैनल थोड़ा सा समझिए क्या होता है, और जल डमरू मत क्या होता है। जल डमरू मत, ये सब कंफ्यूजन रहेगा तो याद नहीं होता जल्दी। और एक होता है चैनल। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए इधर स्थल है, इधर भी स्थल है, और ऊपर इधर पानी है ना, इधर भी पानी है, इधर भी पानी। तो जब 2 पानी आपस में, ये धारा आपस में मिलेगी यहाँ पर, और 2 स्थल अलग होगी, तो उसको जल डमरू मत बोलेंगे। मतलब 2 पानी, मतलब ऊपर का पानी, मतलब इधर सागर मान, इधर सागर में 2 सागर आपस में मिलेगी और 2 स्थल अलग होगी, तो उसको बोलेंगे जल डमरू मत। अब जब ये चैनल क्या होगा, जब यही बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़ी सला यहाँ पर पानी भर जाएगा, है ना, यहाँ पर संकीर्ण होता है, तो इसको बोलते हैं चैनल। तो अब 2-3 चैनल का नाम याद होना चाहिए जो भारत में है। 8 डिग्री चैनल, ये प्रश्न आता है। 9 डिग्री चैनल, इससे प्रश्न आता है। और एक होता है 10 डिग्री चैनल। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसमें होता है मिनी काय तथा
मालदीव, मालदीव लिख लीजिए अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। मिनिकॉय और मालदीव कैसे याद रखिएगा, देखिए मिनिकॉय में माँ जो है से चार तरह है, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे समझिए चार है, और यहाँ भी माँ है, तो चार चार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल। अब अगर हम लेंगे हम लोग मिनिकॉय, मिनिकॉय प्लस लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच क्या है 9 डिग्री, ये 10 डिग्री चैनल में सबसे कंफ्यूजन है ना। तो इसमें होता है लघु अंडमान, लघु अंडमान प्लस कार निकोबार, कार निकोबार। देखिए लघु की जगह छोटा भी लिख देता है कभी कभी, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। तो कैसे याद रखेंगे, 10 डिग्री चैनल, तो 10 में जीरो जो है से अंडा तरह है, तो अंडमान, अंडमान आया हुआ है कार, कार के चक्का भी कैसन होता है, जीरो तरह होता है, मतलब ऐसे अंडा तरह होता है, तो जीरो तरह थोड़ी होगा। तो ये आपको सोंडा वाला हो गया, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। थोड़ा सा हम लोग गांधी के बारे में समझेंगे, ये समझौता के बारे में समझेंगे, थोड़ा नोट कीजिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं गांधी इरविन समझौता को, ठीक है ना। तो देखिए यहां से पार्ट लिखिएगा, गांधी इरविन समझौता। पहले तो ये डेट याद होना चाहिए, या कभी कभी जानते हैं इसी को बोल देता है दिल्ली समझौता, काहे कि दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली समझौता है ना। ये हुआ था 5 मार्च 1931 में, ये गांधी और इरविन के बीच हुआ था, इसलिए इसे बोलते हैं 5 गांधी इरविन समझौता। ये अब देखिए एक और समझौता बड़ी फेमस है, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। ये हुआ था 1932 में, ये गांधी प्लस भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, अम्बेडकर के बीच हुआ था, बी आर अम्बेडकर है ना। अब बताइए बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग गांधी के बारे में, ये दो समझौता याद रखिएगा। इस समझौता में अगर आप लोग पढ़े होंगे गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़े होंगे, जब 6 अप्रैल 1930 को चालू हुआ था, तो नमक कानून बड़ी देश स्तर पर तोड़ा जा रहा था। इस इतना माहौल खराब हो गया था कि अंत में इरविन को समझौता करना पड़ा था, और समझौता के तहत बोला जाता है कि जो आप मांग कर रहे हैं हम पूरा करेंगे, लेकिन इसको क्या कर दो, बंद कर दे। लेकिन अंग्रेज साले चला फिर से, तो मतलब कि जो गांधी जी मांग करते वो नहीं दे पाते हैं, तब फिर से आंदोलन शुरू हो जाता है और गांधी जी अति हो जाते, गिरफ्तार हो जाते हैं, वो आगे कहानी है। उसके बाद होता है पूना पैक्ट। तो जब फिर से, जब सॉरी फिर देख समझ लीजिए, जब फिर से आंदोलन शुरू होता है तो बड़ी स्तर पर फिर से चालू हो जाता है, तो फिर गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके एक आप देखिएगा महाराष्ट्र के यरमदा जेल है, वहां पर बंद किया जाता है पुणे में। अब पूना में ही बंद रहते हैं यरमदा जेल में, और वहीं पर गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच समझौता होता है पूना पैक्ट 1932 में। अब थोड़ा सा गांधी के बारे में समझ लीजिए, थोड़ा सा गांधी, महात्मा गांधी। तो आज हम लोग पूरा इसका जीवन पर नहीं देखेंगे, केवल आज उपाधि पर देखते हैं प्रश्न, इसको क्या क्या बोला जाता है। तो जो आप जानते हैं उसको नहीं लिखावेंगे, राष्ट्रपिता, महात्मा, ये सब जानते हैं। राष्ट्रपिता कौन गए हैं, सुभाष चंद्र बोस गए हैं। महात्मा कौन कहे भाई, तो रविंद्रनाथ टैगोर कहे। लेकिन कुछ ऐसा है, जैसे देखिए अगर कहेगा देशद्रोही, इन्हें देशद्रोही, कम वक्त, बुढ़ा, अर्ध नग्न फकीर, अगर ये कहेगा तो बोलेंगे चर्चिल बोला था। कम वक्त बुढ़ा कहे, अर्ध नग्न फकीर बोले, देशद्रोही बोले, तो कौन ऐसा बोला था भाई, चर्चिल बोला था। इसके बाद देखिएगा भिखारियों का राजा, इसको बोला जाता है भिखारियों, इनको बोला जाता है भिखारियों का राजा। ये बोले थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। इन्हें वर्धा का संत भी बोला जाता है, वर्धा का संत।
इन्हें कूली बैरिस्टर भी बोला जाता है, कूली बैरिस्टर, है ना। ये इनको मलंग बाबा बोलते हैं, मलंग बाबा, अरे बाबा मलंग बाबा, इनको बोलते हैं मलंग बाबा। और इसको लिखिएगा, इनको बोलो वन बाउंड्री ऑफ आर्मी, ये बोलते, इनको यही उसी को बोलते हैं। तो इनको ये बोला था लॉर्ड माउंट बेटन कि वन बाउंड्री ऑफ आर्मी इनको बोलते थे। अब ये पर्सन ऑफ सेंचुरी, पर्सन ऑफ सेंचुरी, ये भाई कौन बोले थे भाई, तो आइनस्टीन बोले थे, आइनस्टीन, पर्सन ऑफ सेंचुरी। और इन्हें बोलते हैं भाई कुली हो गया, बैरिस्टर हो गया, मलंग बाबा हो गया, है ना। और कुछ है, हाँ इनको बोलते हैं एक चीज और, यह भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट। कहे कि भाई प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो इसमें सब लोग को बोले थे, जितना सैनिक लोग है सब, जाओ तुम लोग भी लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे लड़ेंगे तो हम लोग को अब ब्रिटेन क्या कर देगा, आजाद कर देगा। तो इसमें ये वाला याद रखना है, देशद्रोही, कमबख्त बुढ़ा, अधनंगा फकीर कौन बोले था, तब विंस्टन चर्चिल। अच्छा यहाँ पर चलचित्र याद रखिएगा। भिखारियों का राजा कौन बोले, मदन मोहन मालवीय। वर्धा का संत, कूली बैरिस्टर, मलंग बाबा भी बोला जाता है। वन बाउंड्री ऑफ द आर्मी लॉर्ड माउंटेन, पर्सन ऑफ द सेंचुरी आइनस्टीन, भर्ती करने वाला सर्जेंट किनको बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है। ये हो गया महात्मा गांधी। अब फिर से मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में तो कुछ और पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, वाशिंगटन डीसी लिखा हुआ है, थोड़ा सा लाइट मार रहा है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो पहले हम लोग विश्व बैंक के बारे में समझेंगे। ऐसा हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो देश, पूरे देश का हालात, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी देश है विश्व में, सबका हालात बड़ी ही जर्जर हो गया। तो जिनकी हालात बड़ी खराब हो गया था, तो उनको सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक का स्थापना हुआ। उसको भाई कर्जा देंगे, फिर धीरे धीरे लोन उससे लेते रहेंगे, ब्याज लेते रहेंगे, क्या दिक्कत है। तो विश्व बैंक, पहले इसको समझिएगा, विश्व बैंक, इसका स्थापना पूछेगा तो 1945, स्थापना कितना है 1945 में। मुख्यालय कहां पर बनाया गया भाई, तो वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, है ना, डीसी में। ये कहां पर मिलेगा, तो यूएसए में है वाशिंगटन डीसी। अब देखिए विश्व बैंक, आपको लगता है कि विश्व बैंक है, लेकिन ये 5 संगठन जब मिलता है तो विश्व बैंक का निर्माण होता है। देखिए इसमें 5 संगठन कुल आते हैं, पांचों संगठन मिलकर विश्व बैंक कहलाते हैं। सबका अलग अलग काम होता है। तो जैसे पांचों संगठन में मेन इसमें कौन होता है, देखिए पहला होता है IBRD, डायरेक्ट खड़े प्रश्न पूछता है IBRD मतलब विश्व बैंक का कौन शाखा है, नहीं है तो एक लिख लीजिए, तब उसको IDA, IFC, एक मीगा, और एक होता है ICID, है ना। आपको ऐसे प्रश्न दे देगा कि निम्नलिखित में कौन विश्व बैंक का ब्रांच नहीं है, शाखा नहीं है, तो ये 4 को होगा से क्या होगा। तो इसका जो पुराना नाम था विश्व बैंक का, ये नाम था। अगर इसका फुल फॉर्म लिखना चाहते तो लिख लीजिए, हम बता रहे हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये था, ये सबसे इसका पुराना नाम है, मतलब ये पांचों संगठन, 5 हो गया ना, पांचों संगठन का आपस में मिला देते हैं तो विश्व बैंक बनता है। ये है भाई इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, है ना। अगर खाली ऐसे भी याद रखे तो बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि 5 को जब मिला है तब क्या बना है, विश्व बैंक बना है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये 5 का नाम आप लोग याद रखिएगा, ऐसे इसका फुल फॉर्म उतना जरूरत नहीं है, आगे बता देंगे, बड़ी तरह का।
अब इसके बाद है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। देखिए हम लोग देखे थे कि अपक्षय का सिद्धांत, धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ का बात आया है, एडम स्मिथ, इसके बारे में थोड़ी सी तो जानकारी होना चाहिए। इनकी एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। इसी में सर्वप्रथम वेल्थ ऑफ नेशन में ही अर्थशास्त्र के बारे में जिक्र करते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था कैसा होगा, समाजवाद, ज्यादा तो पूंजीवादी को लेकर ये चलते हैं। ये आया था 1776 एडी में ये पुस्तक, और ये अमेरिका के थे, यूएसए के। तो इसी में बताते हैं पूंजीवादी को लेकर ये ज्यादा जोर देते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जानते हैं पूंजी कमाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है पूंजी कमाना। समाजवादी में समाज का कल्याण करना, और मिश्रित में दोनों होता है कि समाज का कल्याण भी करेंगे और पूंजी भी कमाएंगे। हमारे देश में कैसे क्या है भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब थोड़ी सी और बचा हुआ है, दिया हुआ है योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री था। अब तो ये हट गया, अब इसके आ गया नीति आयोग। नीति आयोग, तो इस नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा भाई, प्रधानमंत्री। ये कब आया नीति आयोग, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 से। अब इसके बाद है कि राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। इसमें कोई प्रश्न बनता नहीं है, राष्ट्रीय आय तो अच्छा, इसमें भी चेंज हो गया है, राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आप लोग खोज के बताइए कौन अब कर रहा है, ये तो पहले पुराना हो गया। एक नया करंट अफेयर में आ गया कि राष्ट्रीय आय का गणना कोई दूसरा संस्था करता है, तो उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कौन करता है। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आशा है आप लोग इसको बढ़िया से सुनिएगा, 2-4 बार पीडीएफ भी डाल देंगे इसका। अगर इसमें पता नहीं चल रहा होगा तो बढ़िया से एक बार सुन लीजिएगा, उसको पीडीएफ से आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे कीजिएगा कि लिखिएगा जरूर। अभी इतना पढ़े हैं, फिर आवेगा तो पूरा रिपीट होते रहेगा, तो पूरा याद हो जाएगा। भले धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक चैप्टर एक एक बोर्ड उठा रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा अगर 10-20 बोर्ड अच्छा से भी पढ़ लीजिएगा, ऐसे तो चलते रहेगा, तो आप देखिएगा यार कितना साल आप पढ़ लिए, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो बस आज का यहीं तक सेवा करते हैं, आप लोग बने रहिएगा आगे भी। इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा।